नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। मतलब क्या है एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस का? जब देखो हमारे शरीर में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाता है बैक्टीरिया की वजह से या फिर किसी दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से, तो हम एंटीबायोटिक लेते हैं यानी मेडिसिन लेते हैं ताकि उन बैक्टीरियाज को और उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ख़त्म किया जा सके जिनकी वजह से इन्फेक्शन हुआ है। लेकिन अगर वो बैक्टीरियाज या फिर वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिनकी वजह से इन्फेक्शन हुआ है वो एक प्रकार का रेसिस्टेंस डेवलप कर लें, यानी कोई ऐसा मैकेनिज्म इवॉल्व कर लें जिससे उन पर एंटीबायोटिक्स का यानी मेडिसिन का असर होना ही बंद हो जाए, तो क्या होगा? इन्फेक्शन तो देखो चलता ही रहेगा क्योंकि एंटीबायोटिक्स ने डिस्ट्रॉय किया ही नहीं उन बैक्टीरिया को, उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जिनकी वजह से इन्फेक्शन हुआ है। तो ऐसी सिचुएशन को कहा जाता है एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस। होता क्यों है एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस? मेनली 6 रीजंस की वजह से होता है। सबसे पहले है ओवर यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स, यानी उन मेडिसिन का ओवर यूज जिनका इस्तेमाल किया जाता है हमारे शरीर में हार्मफुल बैक्टीरियाज को डिस्ट्रॉय करने के लिए। दूसरा, पेशेंट्स काफ़ी बार एंटीबायोटिक्स के कोर्स को पूरा नहीं करते, बीच में छोड़ देते हैं, तो इसकी वजह से भी एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस डेवलप हो जाता है। तीसरा, आजकल देखो लाइव स्टॉक्स के लिए और इवन फिशेस के लिए, मछलियों के लिए भी एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होने लगा है। और एक बार अगर एनिमल्स में और फिशेस में एंटीबायोटिक्स रेसिस्टेंस डेवलप हो जाता है तो वो ड्रग रेसिस्टेंट बैक्टीरिया ह्यूमन बींग्स में भी एंटर कर सकता है फिजिकल कॉन्टैक्ट की सहायता से, या फिर मछलियों को, एनिमल्स को खाने के लिए भी ह्यूमन बींग्स यूज़ करते हैं। तो वो ड्रग रेसिस्टेंट बैक्टीरिया ह्यूमन बींग्स में एंटर कर जाता है और ह्यूमन बींग्स में एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस को डेवलप कर देता है। इसी से संबंधित एक काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाली इन्वेस्टिगेशन सामने आई। पशु पक्षियों के लिए मेडिसिन डेवलप करने वाली वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी है जोइटिस। ये कंपनी इंडियन फार्मर्स को, पोल्ट्री फार्मर्स की हम बात कर रहे हैं, यानी वो किसान जो मुर्गी पालन करते हैं, ऐसे किसानों को एंटीबायोटिक्स बेच रही थी ग्रोथ प्रमोटर के तौर पर, जिससे मुर्गियों की ग्रोथ जल्दी से हो। यूएसए ने देखो 2017 में इस कंपनी को सीधे तौर पे बोल दिया था कि आप एंटीबायोटिक्स को नहीं बेच सकते ग्रोथ प्रमोटर के तौर पर। यूएसए ने बैन लगा दिया था। लेकिन इंडिया में आपको पता है रेगुलेशन थोड़ा वीक है, तो ये कंपनी अभी भी धड़ल्ले से हमारे देश में पोल्ट्री फार्मर्स को बेच रही है एंटीबायोटिक्स ग्रोथ प्रमोटर के तौर पर। लेकिन सोचने वाली बात ये है, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस बाउंड्रीज देख के तो नहीं डेवलप होता। ये यूएसए की मुर्गी है या फिर इंडिया की मुर्गी है, एंटीबायोटिक्स तो डेवलप होगा ही ना। खैर, हम चौथे रीजन की बात करते हैं जिसकी वजह से एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस डेवलप होता है। नई एंटीबायोटिक्स को हम डेवलप नहीं कर पा रहे हैं। पांचवा रीजन, हाइजीन, पुअर सैनिटेशन, इसकी वजह से भी एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस डेवलप हो जाता है। और सबसे लास्ट में छठा रीजन, पुअर इन्फेक्शन कंट्रोल इन हॉस्पिटल्स एंड क्लिनिक्स। इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए अच्छा मैकेनिज्म फॉलो नहीं किया जाता हॉस्पिटल्स में और क्लिनिक्स में, जिसकी वजह से भी एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस डेवलप हो जाता है। और काफ़ी बार ऐसा भी देखने को मिलता है, इसे आप सातवां रीजन भी वैसे कह सकते हो, जो हॉस्पिटल का वेस्ट होता है, मेडिकल वेस्ट, वो खुले में छोड़ दिया जाता है। खुले में छोड़ने से भी ड्रग रेसिस्टेंट जो बैक्टीरियाज हैं वो इन्वायरमेंट में आते हैं खुले में, और खुले से फिर ह्यूमन बींग्स में एंटर कर जाते हैं। तो ये 7 रीजंस आप लिख सकते हो अगर यूपीएससी पूछती है एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस होता क्यों है। अब कुछ सजेशंस दिए जाते हैं WHO के द्वारा, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, कैसे एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस को डेवलप होने से रोका जा सकता है। हेल्थ वर्कर्स के लिए अलग से सजेशंस हैं, इंडिविजुअल्स के लिए अलग से हैं और विभिन्न देशों की गवर्नमेंट्स के लिए अलग से हैं। पहले बात करते हैं हेल्थ वर्कर्स के लिए क्या सजेशन हैं। देखो, इन्फेक्शन को रोकने के लिए इन्वायरमेंट को क्लीन रखा जाए और जो पेशेंट्स हैं उनके हाथ बार बार धुलवाए जाएं, उनको एनकरेज किया जाए। वैक्सीनेशन जो दी जाने वाली है पेशेंट्स को वो अप टू डेट हो, ऐसा नहीं कि एक बार मेडिसिन दी गई बाद में भूल गया हेल्थ वर्कर, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और एंटीबायोटिक्स को अगर देने की आवश्यकता होती है पेशेंट को तो टेस्ट किया जाए,
कंफर्म करने के लिए कि वास्तव में पेशेंट को एंटीबायोटिक्स देनी चाहिए या फिर नहीं। अगर ज़रूरत हो तभी दी जाए, अन्यथा नहीं। और बिल्कुल राइट डोज में दी जाए, ना ज़्यादा दी जाए और ना कम दी जाए, और बिल्कुल राइट ड्यूरेशन के लिए एंटीबायोटिक्स दी जाएं पेशेंट्स को। उसके बाद इंडिविजुअल्स के लिए क्या सजेशंस हैं? देखो, सिर्फ डॉक्टर्स जब प्रिस्क्राइब करते हैं तभी एंटीबायोटिक्स को कंज्यूम किया जाए। ऐसा नहीं कि आप मेडिकल की दुकान पर जाओ और एंटीबायोटिक्स खरीद के लेना स्टार्ट कर दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। और जब एंटीबायोटिक्स लेना स्टार्ट करो तो उस कोर्स को कंप्लीट करो जो डॉक्टर ने बताया है। कभी भी पुराने छूटे हुए एंटीबायोटिक्स को कंज्यूम मत करो, एंटीबायोटिक्स को किसी दूसरे पर्सन के साथ शेयर मत करो, और इन्फेक्शंस को होने से बचाओ, जैसे रेगुलरली हाथ धोना। ये नॉर्मल सी बातें हैं। विभिन्न देशों की गवर्नमेंट्स के लिए क्या सजेशंस हैं WHO के? नेशनल एक्शन प्लान होना चाहिए, एक सर्विलेंस सिस्टम होना चाहिए, इन्फेक्शन प्रिवेंशन मैकेनिज्म दुरुस्त होना चाहिए, एंटीबायोटिक्स के इस्तेमाल को रेगुलेट करना और क्वालिटी को भी रेगुलेट करना, सबसे लास्ट में अवेयरनेस फैलाना। तो ये सजेशंस दिए जाते हैं WHO के द्वारा। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे स्टेप्स जो सरकार की तरफ से लिए गए हैं एंटीबायोटिक्स रेसिस्टेंस को प्रिवेंट करने के लिए, और उन स्टेप्स की इफेक्टिवनेस क्या है। सबसे पहला स्टेप सरकार की तरफ से ये लिया गया, सरकार ने इंपॉर्टेंट एंटीबायोटिक्स को डाला ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स 1945 के शेड्यूल H1 के अंदर। देखो, शेड्यूल H1 मेडिसिन वो मेडिसिन होती है जो केमिस्ट आपको बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं बेच सकते। तो सरकार ने सबसे पहले ये किया, लेकिन आर्टिकल में कहा जाता है सरकार का ये स्टेप ज़्यादा इफेक्टिव साबित नहीं हुआ, क्योंकि बहुत सी फार्मेसीज ऐसी हैं जो अभी भी शेड्यूल H1 ड्रग्स को बिना प्रिस्क्रिप्शन के बेच देती हैं कस्टमर्स को, और हमारे देश की जो एजेंसीज हैं वो इस बारे में रेगुलेशन अच्छे से नहीं कर पा रही हैं। दूसरा, 2017 के अपने नेशनल एक्शन प्लान में सरकार की तरफ से कहा गया था, देखो हम इस बात पे रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल एनिमल्स के लिए एज ए ग्रोथ प्रमोटर ना हो, लेकिन इस फ्रंट पर अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। 2017 के नेशनल एक्शन प्लान में सरकार की तरफ से ये बोला गया था कि फार्मास्यूटिकल फर्म्स के द्वारा एंटीबायोटिक्स को खुले में ना छोड़ा जाए, इसके लिए भी हम प्रॉपर स्टैंडर्ड्स डिफाइन करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। हैदराबाद में जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है वो मैसिव अमाउंट में एंटीबायोटिक्स को बहा देती है लोकल लेक्स में, रिवर्स में, सीवर्स में, लेकिन सरकार की तरफ से कोई रेगुलेशन नहीं है। इवन सीवेज में भी एंटीबायोटिक्स की प्रेजेंस को मॉनिटर नहीं किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये सब कुछ स्टेप्स हैं और उनकी इफेक्टिवनेस हमने डिस्कस की। कंक्लूजन में ये कहा जा सकता है, देखो अब तो सरकार को जागना होगा, क्योंकि एंटीबायोटिक्स का मिसयूज अब बहुत ज़्यादा तेज़ गति से होने लगा है। 2013 के एक डेटा के अनुसार हर साल 58,000 न्यू बोर्न्स यानी नए पैदा हुए बच्चों की डेथ हो जाती है सेप्सिस की वजह से। सेप्सिस देखो एक ऐसा डिजीज़ है जब एंटीबायोटिक्स को लिया जाता है शरीर में, तो उस समय एंटीबायोटिक्स की वजह से जलन होने लगती है पूरे शरीर में, और वो जलन इतनी ज़्यादा होती है जिसकी वजह से शरीर के कई सारे ऑर्गन्स काम करना बंद कर देते हैं और इससे पर्सन की डेथ भी हो जाती है। तो सेप्सिस की वजह से हर साल 58,000 न्यू बोर्न्स मर जाते हैं। इसीलिए सरकार को एक्शन लेना होगा, क्योंकि अभी एक्शन नहीं लिया तो बाद में पछताने के सिवाय कुछ नहीं बचेगा। इसके बाद लास्ट में राइटर के द्वारा वन हेल्थ अप्रोच की बात की जाती है एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस से लड़ने के लिए। वन हेल्थ अप्रोच देखो ऐसी अप्रोच है जिसमें ऐसे प्रोग्राम्स, पॉलिसीज, लेजिस्लेशंस डिजाइन किए जाते हैं जिसमें मल्टीपल सेक्टर्स आपस में कम्युनिकेट करते हैं, मल्टीपल सेक्टर्स आपस में काम करते हैं ताकि बेटर पब्लिक हेल्थ आउटकम को अचीव किया जा सके। इसका एग्जाम्पल दिया जाता है 1950s में वन हेल्थ अप्रोच का सहारा लिया गया था क्यासनर फॉरेस्ट डिजीज़ यानी KFD जो डिजीज़ है इसके सोर्स को डिस्कवर करने के लिए। ये जो डिजीज़ है इसमें देखो बुखार होता है, इवन कोविड-19 से भी भयंकर। तो इस डिजीज़ के सोर्स को डिस्कवर करने के लिए कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस ने आपस में मिल के काम किया था, मिल के कम्युनिकेट किया था, जैसे वायरस रिसर्च सेंटर जिसे आज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वीरोलॉजी के नाम से जाना जाता है, WHO, इसके साथ साथ बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। देखो ये अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ये डायरेक्टली हेल्थ से नहीं डील करती हैं, तो अलग अलग सेक्टर की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जब मिल के काम करती हैं बेटर
हेल्थ आउटकम को अचीव करने के लिए उसे कहा जाता है वन हेल्थ अप्रोच। ह्यूमन हेल्थ, इन्वायरमेंट हेल्थ, एनिमल हेल्थ, इन तीनों को हम एक साथ लेके चलें तो फिर इसके हम काफ़ी सारे बेनिफिट्स अवेल कर सकते हैं। जैसे एक तो यही एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस को अवॉइड करना। इसके साथ साथ देखो जूनोटिक डिजीज जो आज के समय में काफ़ी ज़्यादा फैल रही हैं, फॉर एग्जांपल कोविड-19, सारस, MERS, बर्ड फ्लू, ये वो डिजीज हैं जो एनिमल्स से ह्यूमन बींग्स में फैले हैं। तो इनको भी हम प्रिवेंट कर सकते हैं अगर हम वन हेल्थ अप्रोच को अपनाते हैं। वन हेल्थ अप्रोच देखो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर देता है अलग अलग सेक्टर्स के एक्सपर्ट्स को एक साथ आने का और मिलके काम करने का। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।